नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। इतिहास हिस्ट्री, जिसमें टॉपिक 3 हम लोग देखेंगे। जो JCERT का किताब में यदि आप देखने चाहिए कि टॉपिक 3 पर कहाँ मिलेगा, तो JCERT का क्लास 6 एक्सरसाइज 8 में आप चले जाइएगा, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर मिलेगा यह टॉपिक JCERT जैक का किताब में? तो क्लास 6 का एक्सरसाइज 8 में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। टॉपिक 3 में आप देखिएगा, आपको यहाँ पर जो जेटेट के लिए सिलेबस निकला हुआ है इतिहास का, उसमें आप देखिएगा आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रारंभिक राज्य। क्या मिलेगा? प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, अशोक और मौर्य प्रशासन, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में या इस PDF में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको JCERT का जितना इम्पोर्टेंट थ्योरी निकला है वो मिल जाएगा। उसके बाद जो विभिन्न राज्यों के परीक्षा में जो आए हुए हैं वहाँ से जो थ्योरी है वो भी मिल जाएगा। यानी अगर आपको अशोक या मौर्य प्रशासन, जो प्रारंभिक राज्य या प्रथम साम्राज्य था, उससे अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, ट्रिकी भी और जैसा प्रश्न आया था वो भी, तो आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मौर्य प्रशासन अशोक में। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था। कहा जाता है कि अशोक जो है, जितने भी इतिहास में महानतम राजा हुए उनमें एक अशोक का भी नाम शामिल है, ठीक है। अशोक का अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा सम्राट था जिसका अभिलेख जनता तक संदेश पहुंचाने का काम करता था? तो ये याद रखिएगा, ये एकमात्र हुए अशोक, ठीक है। एकमात्र हुए अशोक जिनका अभिलेख जो है उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम था। यानी जनता को संदेश पहुंचाने का एकमात्र माध्यम अभिलेख था। वह किसके शासन का था, किसके समय का था? तो अशोक का था, ठीक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। याद रखिएगा, अशोक का जो अभिलेख लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? ज़्यादा प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो अशोक की भाषा जो है, अभिलेख की भाषा ऐसे ज़्यादातर करके आपको प्राकृत भाषा ही है, लेकिन वो ब्राह्मी लिपि में भी लिखी गई है, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। अशोक किस वंश का राजा था पूछ दे तो अशोक मौर्य वंश का महत्वपूर्ण राजा था। आपको याद रखना है, अशोक किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, ठीक है। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी अगर किसी को लेना होता है तो मौर्य काल के बारे में जानकारी जो है 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों से मिलता है। मौर्य काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत से मिलता है मौर्य काल के बारे में जानकारी, ठीक है। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत से मिलती है। वो साहित्यिक स्रोत कौन है? तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। पहला है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जो कौटिल्य या उसी को चाणक्य। देखिए कभी कभी कंफ्यूज करता है, कौटिल्य दे देगा, चाणक्य नहीं देगा, कभी चाणक्य देगा तो कौटिल्य नहीं देगा। तो याद रखिएगा, कौटिल्य या चाणक्य वही है, ठीक है, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखिएगा, ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य थे। और कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, उससे आप मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरका कौन है? तो दूसरका आपका है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका। ठीक है, यानी एक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा। और दूसरका जो हुआ मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है। तो पूछता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इंडिका पुस्तक जो है आपको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इंडिका में किसका विवरण है, किसकी जानकारी मिलेगी? तो इंडिका से आपको चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के राज का विस्तार पूरे भारत में था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, सम्राट अशोक के राज का विस्तार तो देखिए पूरे भारत में था, लेकिन अशोक जहाँ थे वहाँ पर वो अपने जहाँ पर राजधानी बनाए थे उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला दो प्रमुख नगर थे। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला अशोक के समय में दो प्रमुख नगर थे। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, पूछ देगा कि तक्षशिला कहाँ है। तो तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, तक्षशिला वर्तमान में जो है आपको पाकिस्तान में है। पूछता है मौर्य वंश के राजा के बारे में जान जाइए। यहाँ पे यहाँ से प्रश्न रहेगा और यहाँ से प्रश्न आपका जेटेट में भी आया था। देखिए किस तरह से आया था, और बहुत ये प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस तरह से हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, उनका नाम कैसे याद रखिएगा? सो देखिएगा, आपको याद रखिएगा चंद्रबिंदु अस्त हुआ। क्या याद रखिएगा? चंद्रबिंदु अस्त हुआ, चंद्रबिंदु अस्त हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्र का बिंदु क्या हो गया? अस्त हो गया, मतलब चंद्रमा का बिंदु डूब गया, अस्त में डूबना। ठीक है, तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, ये क्यों याद रखना है? तो मौर्य वंश में जो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए उनका नाम याद रखने के लिए। ठीक है, तो चंद्र से देखिए होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र से क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिंदु से क्या हो जाएगा? देखिए बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिंदुसार। और अस्त में अ से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर बिंदुसार और फिर अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गया? शुरूबार है, इसलिए मौर्य वंश का संस्थापक हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? बिंदुसार। तो उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होगा बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद अगर देहांत होता है तो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, तो बिंदुसार का पुत्र हो गया अशोक। ठीक है, चंद्रबिंदु अस्त हुआ, यानी मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हुआ बिंदुसार और तीसरा हुआ अशोक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गया? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, क्योंकि 3 राजा हुए तो पहला तो संस्थापक हो गया। और चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा कौन हुआ? बेटा बिंदुसार हो गया। बिंदुसार कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया। और बिंदुसार का बेटा कौन हो गया? अशोक, यानी अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का था। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न यही पूछ दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछा था कि अशोक के दादा का नाम क्या था? तो अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखिएगा, देखिए किस तरह से प्रश्न घुमाता है। तो अशोक के दादा का नाम क्या था बताइए? अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक के दादा का नाम। ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखिएगा, ये प्रश्न जेटेट में पूछ दिया था कि अशोक के दादा का नाम क्या था। देख लीजिएगा 2012 का पूछा गया प्रश्न। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछे था, सब JCERT से आता है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमाता है। तो यहाँ पर मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हुए बिंदुसार और तीसरा हुए अशोक। इन्हीं के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा मौर्य प्रशासन की, किसके? मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये भी प्रश्न पूछा था। मौर्य जो प्रशासन थे, मौर्य जो साम्राज्य थे, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी। याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है कि मौर्य प्रशासन के सबसे छोटी इकाई ग्राम थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य कई छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था और अशोक के समय इनकी संख्या 5 थी। मौर्य साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित थे? 5 साम्राज्य प्रांतों में विभाजित है। मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे 5 प्रांतों में विभाजित है। उस 5 प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपका हूबहू कभी कभी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अशोक के समय में मौर्य प्रशासन के छोटे छोटे कै प्रांत थे? 5 प्रांत थे। 5 प्रांत का नाम याद करेंगे और उनकी राजधानी का नाम भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगला, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है? देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था।
प्रश्न पूछ देगा। देखिए कहाँ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा ना। तो क्या है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था, बताइए। मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था। तो वही दक्षिण भारत क्षेत्र जो है सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, तो दक्षिण जो है भारत तो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। दोनों प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अशोक के समय मौर्य प्रशासन को 5 प्रांतों में विभाजित था। अब प्रांतों के नाम और राजधानी इस प्रकार से है, इसको देख लेना है। 5 प्रांत में विभाजित है, 5 प्रांत का नाम और उसकी राजधानी का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, प्रांत और राजधानी, एक तरफ प्रांत बना हुआ है और एक तरफ उसकी राजधानी बनी हुई है। तब पहला प्रांत जो था उत्तरापथ प्रांत था। पहला कौन था, उत्तरापथ प्रांत। उसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। उसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। दूसरा का क्या था, अवंती। उसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। कलिंग की राजधानी तोसली। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी। और प्राचीन तो प्रासे पाटलिपुत्र, याद कर लीजिएगा। उत्तरापंथ का तक्षशिला, ठीक है। अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी और प्रासी का पाटलिपुत्र, ठीक है। ये जो है आपको क्या था, तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन के 5 प्रांत के नाम और उनकी राजधानी का नाम याद हो गया। यहाँ से प्रश्न रह सकता है, ठीक है। चलिए, कलिंग युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कलिंग युद्ध। अशोक का अगर मौर्य प्रशासन का कुछ आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध को याद रखिएगा। कलिंग युद्ध आपको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आप छूट रहे, यही मान लीजिएगा। कलिंग युद्ध आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित है। कलिंग का जो प्राचीन राज्य है वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, कलिंग उड़ीसा में है, याद रखिएगा। पूछ देता है कलिंग कहाँ पर वर्तमान से, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला है, नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। नंद वंश का जब पतन हुआ तो कलिंग स्वतंत्र हो गया, जिसके कारण अशोक अपने साम्राज्य में उसको मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार पर विजय प्राप्त करने के लिए इसको अपने साम्राज्य में मिलाना अशोक को अति आवश्यक समझ में आ रहा था, ठीक है। कि अगर हम समुद्र पर व्यापार पर अगर नियंत्रण करना चाहते हैं, वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमको कलिंग को क्या करना होगा, अपने साम्राज्य में मिलाना होगा, ठीक है। तो नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र था। स्वतंत्र होने के कारण अशोक को वो अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और समुद्री व्यापार पर विजय प्राप्त करने के लिए इसको अपने साम्राज्य में मिलाना अशोक को अति आवश्यक लग रहा था। इसलिए इन्होंने क्या किया, कलिंग युद्ध किया है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया और यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार हुआ, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में भीषण नरपात हुआ, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयंकर परिणामों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पूछता है, बहुत बार पूछा, आपको बता दे रहा, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो आपको बताना है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, मतलब चेंज हो गया। अशोक कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ था ना, खून की नदियां बह रही थी। इसको देखकर क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया और उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने कभी भी भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। याद कर लीजिएगा, वह युद्ध कलिंग का युद्ध ही था जिसमें क्या हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध करने की नहीं ठानी, प्रतिज्ञा कर ली कि वह युद्ध कभी नहीं करेगा। वो कौन सा युद्ध था, कलिंग का युद्ध था, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, याद रखिए। देखिए अर्थात बौद्ध बन गया
अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जनता के भौतिक कल्याण में लगा दिया। उन्हें जितने भी लूटपाट करके अपने यहाँ जो साम्राज्य में संसाधन उपलब्ध थे वो सभी को जनता के भौतिक कल्याण में लगा दिया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बताइएगा? बौद्ध धर्म। कौन धर्म अपनाया? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है अशोक का धम्म। ये धम्म क्या है इसको आप देख लीजिएगा। अशोक का धम्म आ जाता है इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज विस्तार की नहीं अपितु धर्म है। इतिहास में अशोक इतिहास में अगर अशोक प्रसिद्ध है तो उसका मुख्य कारण राज्य विस्तार की नीति नहीं है। लगभग सभी यहाँ पर शासकों ने राज्य विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन अशोक ने एक धम्म अपनाया। क्या अपनाया? धम्म अपनाया, जिसके कारण यह एक महान सम्राट में शामिल है। और अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज्य विस्तार नहीं, धम्म है, ठीक है। अशोक के दूसरे तथा सातवें स्तंभ में अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है, और ऐसे अशोक के धम्म नीति की व्याख्या 11वां शिलालेख में किया गया है, ठीक है। और दूसरे तथा सातवें स्तंभ में भी अशोक के धम्म की व्याख्या की गई है, ठीक है। अशोक के धम्म में कौन कौन सी बातें आती है उसको आप लोग देख लीजिएगा। अशोक के धम्म में क्या क्या बातें आपको करना है, ठीक है। पहला है कि धम्म साधुता है। दूसरा, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना चाहिए। अशोक के धम्म के अनुसार आदमी को पाप रहित होना चाहिए। दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता लाना ही अशोक का धम्म है। प्राणियों का वध न करना, किसी भी प्राणी का वध न करें। जीव हिंसा न करना, मतलब हिंसा जलवंश के कारण किसी को जीव को मारना नहीं चाहिए। माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, और विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहे। ये उनकी अशोक के धम्म की मेन बातें थी, ठीक है। अशोक अपने धम्म का प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, ठीक है। अशोक ने अपने धम्म, जो अशोक के धम्म में बातें आई, उस धम्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसने इसका प्रचार करने के लिए कहाँ कहाँ इसको भेजा? तो सीरिया में भेजा, मिस्र में भेजा, ग्रीस में तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेज करके इस धर्म का प्रचार किए थे। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र एवं पुत्री का नाम संघमित्रा था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन श्रीलंका गया था? अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, ठीक है। अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। जब यह रक्तपात हो गया उसके बाद जो है कलिंग का जो यहाँ पर अभिलेख हैं उसमें क्या किए? अशोक ने अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया था, सभी को बराबर मान रहे थे, ठीक है। चलिए अशोक के अन्य नाम। अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? पहला नाम पूछता है कि अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक को पुराण में किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन। अशोक को अभिलेख में किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय। दोनों याद हो गया। अशोक को अभिलेख में किस नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रिय। और पुराण में किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन। दोनों याद रखिएगा। देवनाम प्रिय किसका नाम है? अशोक का। अशोक वर्धन किसका नाम है? अशोक का। और देवनाम प्रिय किसका नाम है? अशोक का, अभिलेख में मिला है, और अशोक वर्धन पुराणों में। क्लियर हो गया ना? दोनों नाम को याद रख लीजिएगा, देवनाम प्रिय और अशोक वर्धन, ठीक है। चलिए अब अशोक से कुछ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ लेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेंगे। अशोक बिंदुसार की हत्या कर 269 ईस्वी पूर्व की गद्दी पर बैठा था। अशोक ने अपने पिता की हत्या करके 269 ईस्वी पूर्व गद्दी बैठा था, ठीक है। गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट कभी कभी लगेगा। आपको JCERT किताब में एक जगह मिल जाता है 9वें वर्ष में, ठीक है, और एक मिलता है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद यानी 9वां साल ही हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पर कह रहा है कि 9वें वर्ष, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर लिखेगा 8 वर्ष बाद तो ठीक, रही तो 9वें वर्ष में किया, ठीक। तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया है ना। गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईस्वी पूर्व, 8 वर्ष के बाद या 9वें वर्ष में किया, ठीक है। चलिए अशोक भारत का प्रथम शासक था जो शिलालेख के द्वारा जनता का शोषण करता था। अशोक भारत का ऐसा प्रथम शासक हुआ जो शिलालेख पर लिख देता था और उसी को पढ़ करके लोग को काम करना पड़ता था, यानी शिलालेख के द्वारा जनता का शोषण होता था, ठीक है।
अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम जानकारी 1750 ईस्वी में पी पैंथलर के द्वारा की गई। अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम जानकारी कब 1750 ईस्वी में पी पैंथलर के द्वारा किया गया था। ठीक है। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। अशोक के शिलालेख, अशोक शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग करता था। अशोक के शिलालेख में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग होता था? ब्राह्मी का होता था, खरोष्टी का होता था, ग्रीक तथा अरमाइका लिपि का प्रयोग करता था अशोक। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मी लिपि के बारे में आप जान जाइए, लिपि से भी प्रश्न हो जाते हैं। ब्राह्मी लिपि क्या है? भारत के अधिकांश हिस्सों में मिले शिलालेख में इस लिपि का प्रयोग हुआ। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लिखा जाता है। ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको पूछ देगा। भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, तो लिखिएगा भारत सबसे, ब्राह्मी लिपि सबसे अधिक भारत में ही मिलता है। ठीक है। कहाँ मिलता है? भारत में। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि मिलता है। चलिए अब देखिएगा, खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम भारत के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ था, जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान क्षेत्र के प्रांत में है। खरोष्टी लिपि याद रखिएगा, इसका लिखने का तरीका यह अलग है। इसको दाएं से बाएं लिखा जाता है। ब्राह्मी में बाएं से दाएं, लेकिन खरोष्टी में दाएं से बाएं। याद रखिएगा, पूछ देता है, यही सब चीज़ पूछता है। ठीक है। और यह खरोष्टी लिपि अभी कहाँ मिलेगा? तो पाकिस्तान क्षेत्र के प्रांत में यह चला गया है। ठीक है। ग्रीक तथा अरमाइक लिपि, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग कहाँ होता है? तो अफगानिस्तान क्षेत्र में होता है। क्लियर? चलिए अब है कि अशोक की भाषा क्या थी? तो अशोक की भाषा प्राकृत थी। याद रखिएगा, अशोक की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। प्रश्न पूछता है। चलिए अशोक के शिलालेख का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक दो प्रश्न आ सकते हैं। तो अशोक के शिलालेख को हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख है। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख इस प्रकार है जो अब तक परीक्षा में आता है। ठीक है। चलिए पहला शिलालेख, तो देखिए प्रथम शिलालेख, और प्रथम शिलालेख में पी से प्रथम हम लिख सकते हैं। तो पी से प्रथम, और पी से यहाँ पर देखिए पशु बलि की निंदा, पी से प्रथम अभिलेख और पी में प से ही पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दूसरा शिलालेख, जिसको डी हम लोग लिखेंगे। ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी। दूसरा को हम लोग क्या लिखते हैं? DUSRA, दूसरा। ठीक है। तो दूसरा शिलालेख डी, और यहाँ पर डी मतलब क्या है? डॉक्टर। डी से डॉक्टर याद रखिएगा। तो डॉक्टर, मनुष्य तथा पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है दूसरा शिलालेख में। चलिए तीसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख के लिए थर्ड यानी टी लिखेंगे, और टी मतलब टूर का इसमें है। तीसरा शिलालेख में किसका वर्णन है? टूर का है। प्रत्येक उच्च अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष बाद यात्रा करने की बात इसमें कही गई है। ठीक है। तो टूर का है। चलिए चौथा शिलालेख में क्या था? चौथा शिलालेख में मेरी घोष की जगह पर मेरी धम को जोड़ा गया है। याद रखिएगा कि किस शिलालेख में मेरी घोष की जगह मेरी धम जोड़ा गया है। तो चौथा शिलालेख है। ठीक है। पांचवा शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति करता है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की चर्चा करता है। सातवां और आठवां शिलालेख अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, अशोक के 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। चलिए नवा शिलालेख में क्या है? तो सच्ची भेंट तथा सच्चा शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वां शिलालेख में राजा तथा उच्च अधिकारी सदा प्रजा के हित के बारे में सोचिए। 10वां शिलालेख में है। 11वां शिलालेख में धम की व्याख्या, धम नीति की व्याख्या किया गया है 11वां शिलालेख में। चलिए अब देखेंगे 12वां शिलालेख में स्त्री महापुत्रों की नियुक्ति की है, नियुक्ति का वर्णन है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक का हृदय परिवर्तन का वर्णन है कलिंग 13वां शिलालेख में। और 14वां शिलालेख में क्या है? अशोक द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। ये 14वां शिलालेख में। इस तरह से अशोक के 14 शिलालेख को आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रह सकता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत का राजकीय चिन्ह, भारत का राजकीय चिन्ह। ठीक है। चलिए देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर का वर्णन है। आगे से सिर्फ 3 शेर दिखता है। आप देखिएगा सिक्के उक्के में जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को लगाया जाता है तो उसमें 4 शेर होता है, लेकिन आगे से 3 दिखता है, 1 शेर पीछे होता है। तो उसमें कितने शेर का वर्णन है? याद रख लीजिएगा 4 शेर है। 3 मत टिक कीजिएगा। ठीक है।
और उसी अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर भी दिखाए गए हैं। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर भी दिखाए गए हैं, ठीक है। वो चारों जानवर कौन है, इसका नाम याद रखने के लिए हेलो, हेलो याद रखिएगा, ठीक है, हेलो याद रखिएगा। तो एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट, और एल से लायन, और ओ से ओक्स। यही 4 जानवर हैं। क्या हैं? यही 4 जानवर है, ठीक है। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर, हेलो पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अशोक की माता का नाम सुभद्रमांगी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभाव से ली थी, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये बौद्ध भिक्षु किससे लिया था? तो उपगुप्त की भिक्षा ली थी, ठीक है। अशोक अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अपने भतीजा निग्रोध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। याद रखिएगा, कौन से ऐसे शासक हुए जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे? तो वो कौन थे? आपको अशोक ने अपने पुत्र को भेजा था, ठीक है। चलिए अगला, मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अशोक के बारे में हम लोग देख लेंगे। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करेंगे, जो मेन टॉपिक परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर किया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? तो 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित करके बनाया था, ठीक है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य, फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और यह वंश मौर्य वंश था, ठीक है। तो भारत का प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, और वह वंश मौर्य वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, और पराजित में संधि हो जाने पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसके बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिमी क्षेत्र उसे दे दिए। उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए, ठीक है। चलिए, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, इसके लिए एक ट्रिक है। मैंगो चंद्र मौसी लाएगी। मैंगो कौन लाएगा? चंद्र मौसी लाएगी। और मैंगो में मे से देखिए है मेगास्थनीज, चंद्र से देखिए है चंद्रगुप्त, मौसी से देखिएगा मौर्य, ठीक है। यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य ना, यानी मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इस ट्रिक को याद रख लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रश्न यही पूछता है, तो आपको बताना मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक श्रवणबेलगोला है, उसमें 297 ईस्वी पूर्व उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग कर दिया। उपवास से शरीर का त्याग कर दिया, ठीक है। तो वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा क्या अपनाया? जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चलिए ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का दीक्षा लिया, ठीक है। और श्रवणबेलगोला में 297 ईस्वी पूर्व उपवास के दौरान अपना शरीर त्याग दिया, उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। और अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है। प्रश्न पूछा था, ठीक है। ये सब नहीं मिलेगा, गुड़ प्रश्न आपको JCERT किताब में ही मिलेगा। किताब छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य की सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में मुद्रा को पन या चांदी का सिक्का कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में एग्रोनोमोई एक सड़क अधिकारी था। एग्रोनोमोई क्या था? एक सड़क अधिकारी था। गुड़ पुरुष को गुप्तचर कहते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो गुड़ पुरुष होते हैं उसको क्या कहते हैं? गुप्तचर। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता है? छोटे छोटे प्रांत में जो बट गए हैं उसको क्या कहता है? चक्र कहा जाता है।
मौर्य साम्राज्य में नगर में लिया गया कर को हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में अगर नगर से कर लिया गया तो उसको हिरण्य कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिससे उसका सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिससे उसका सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से अब शुंग वंश शुरू हो जाएगा, मौर्य वंश की समाप्ति हो गई। तो इसके बाद देखिए हम आपके लिए लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको टॉपिक 3 हिस्ट्री का जो है पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, वीडियो के अंदर जुड़े रहे। धन्यवाद।